असाइनमेंट का टॉपिक आपको मैं ये चैप्टर और शायद नोबल गैसेस, इससे आगे वाला चैप्टर भी छोटा सा ही है, वो होने के बाद मैं आप लोगों को असाइनमेंट का टॉपिक बताऊंगी। पी फैमिली में जब हम एंटर कर जाएंगे उससे पहले आपको पता चल जाएगा, ठीक है। चल ओके, चलो अब हम नेक्स्ट हमारा टॉपिक उठाते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज। हम ग्रुप सेकंड की बात कर रहे थे, उसकी हमने फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली थी बेटा। नेक्स्ट है अब हमारी केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। ये बताना आपको स्क्रीन शेयर हो रही है कि नहीं। हो गई? देखो बेटा, हमारी केमिकल प्रॉपर्टी को डिस्कस करने से पहले ये केमिकली रिएक्टिव क्यों है इसका रीजन हमें पता होना चाहिए। तो इसमें हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टी में जो फर्स्ट हमारे पास पॉइंट निकल के आएगा वो ये है कि ये अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप सेकंड के जो मेटल्स हैं वो क्या है, हाईली रिएक्टिव नेचर के होते हैं। उसके पीछे रीजन क्या है? एक तो इनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, लो होती है। दूसरा, इनका हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर होता है। हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर होने का मतलब क्या है, यहाँ पे जो अल्कलाइन अर्थ मेटल हैं उनकी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है कि वो अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर देते हैं, इजीली लूज कर देते हैं। इस रीजन की वजह से वो क्या है, हाईली रिएक्टिव नेचर के होते हैं। जो रिएक्टिविटी होती है इन एलिमेंट की वो इंक्रीज ही होती जाती है जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं। पर इन जनरल हम बोले, यदि इनका कंपैरिजन हम एल्कली मेटल के साथ करें, मतलब ग्रुप वन के एलिमेंट के साथ करें, तो जो एल्कलाइन अर्थ मेटल हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं किसके कंपैरिजन में, अल्कली मेटल के। समझ में आ गई ये बात? इतनी बात समझ में आ गई? हाँ जी। अब हमारा जो फर्स्ट हमारी इसकी करेक्टरिस्टिक है वो है एक्शन विद एयर एंड ऑक्सीजन। जब ये ऑक्सीजन के साथ एक्शन दिखाते हैं तो वहां पे फॉर्मेशन होती है बेटा ऑक्साइड्स की। जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा था, ऑक्साइड बनते हैं, परऑक्साइड बनते हैं और सुपर ऑक्साइड बनते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट आएगा फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड। फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड में हम पहले ये बात करेंगे, जो अल्कलाइन अर्थ मेटल हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं और वो क्या करेंगी, रिएक्ट करती हैं ऑक्सीजन के साथ अपॉन हीटिंग। हीटिंग आपको करनी पड़ेगी और वो क्या बनाते हैं, ऑक्साइड्स बनाते हैं, ठीक है। इन जर्नल ये रिएक्शन हम देखें तो यहाँ पे हमें ये देखने को मिलेगा कि आपकी मेटल है और वो ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बना रही है, मोनोऑक्साइड बना रही है, मतलब MO की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। यदि आपकी MO है तो ये मोनोऑक्साइड है। यदि आप मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवा रहे हो और आपकी फॉर्मेशन हो रही है MO2 की, तो ये आपका क्या बन गया, परऑक्साइड बन गया। समझ में आ गया? तो हमारे पास क्या देखने को मिलेगा, बेरियम और रेडोन जो है, रेडियम जो है, लास्ट के दो एलिमेंट है वो तो परऑक्साइड बनाते हैं और इससे ऊपर वाली जितनी भी एलिमेंट है वो क्या बनाती है बेटा, मोनोऑक्साइड बनाती है, ठीक है। यहाँ पे सुपर ऑक्साइड की फॉर्मेशन नहीं होती। क्या क्या बनेंगे, मोनोऑक्साइड और परऑक्साइड। क्लियर है सबको? बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम आपके मोनोऑक्साइड बनाते हैं। बेरियम, स्ट्रोंशियम, रेडियम आपकी क्या बनाएंगे, परऑक्साइड बनाएंगे। अब हम ये बोलेंगे यहाँ पे कि ये जो रिएक्टिविटी है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। यहाँ पे ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड कर रहा है ना, ये भी बेटा इंक्रीज होते जाती है जैसे जैसे हम मूव करते हैं टॉप टू बॉटम। इसका रीजन भी क्या होगा, ड्यू टू इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर ऑफ द एलिमेंट। यहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। इसीलिए ये पॉजिटिव चार्ज कैरी किए हुए हैं तो ये ऑक्सीजन के साथ क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, मतलब रिएक्टिविटी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। इतनी बात सबको क्लियर हो गई? अब हमारे पास क्या है बेटा, यदि आप इन मेटल के, अल्केलाइन अर्थ मेटल के कार्बोनेट्स ले लो, ठीक है, और उनका डिकम्पोजिशन करवाओ, तो भी आप बुक ओपन करके रखते हो ना। जिन बच्चों के पास बुक है ना वो बेटा थोड़ा बुक को ओपन करके रखें, अपने ईयर हैंड फ्री लगा के और अपनी बुक ओपन कर ले।
स्क्रीन आपको कई बार शेयर नहीं होती नेटवर्क इशू की वजह से, तो आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, क्योंकि रिएक्शन है, छोटी छोटी रिएक्शन है, बस आपको समझ में आनी चाहिए। उसके बाद देखो हमारे पास क्या बोला मैंने, यदि हम इन मेटल के कार्बोनेट्स की बात करें, मेटल कार्बोनेट का मतलब क्या है यहाँ पे कि हमने MCO3 ये कार्बोनेट ले लिया, इनका हम डिकम्पोजिशन करवाते हैं तो भी हमें क्या मिल जाते हैं, मोनोऑक्साइड मिल जाते हैं और साथ में CO2 बाहर रिमूव हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है सबको? अब यहाँ पे मेटल हमारे पास कौन कौन सी हो सकती है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। ठीक है, अब हमारे पास बात आती है, जब बेरियम अपना ऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है, बेरियम ऑक्साइड जब बनाएगा तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं BeO से, बेरियम ऑक्साइड, मतलब ये मोनोऑक्साइड है। इसके लिए हमें देखने को मिला कि ये जो बेरियम का ऑक्साइड होता है ये एम्फोटेरिक नेचर का होता है, पर बाकी जो एलिमेंट हमारे पास है वो ऑक्साइड की जब फॉर्मेशन करते हैं तो वो बेसिक नेचर के होते हैं। कैसे होंगे? बेसिक नेचर के। मतलब आप क्या बोल सकते हो, टॉप टू बॉटम जब हम मूव कर रहे हैं तो बेसिक करेक्टर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और बेरियम ऑक्साइड आपका एम्फोटेरिक का होता है, और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मतलब सेकेंड नंबर की जो एलिमेंट है, वो जब ऑक्साइड की फॉर्मेशन कर रही है तो वो वीकली बेसिक होगा, पर बाकी आपके जो कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम है वो क्या होते हैं, हाईली बेसिक इन नेचर। अब एम्फोटेरिक करेक्टर का मतलब क्या होता है बेटा, कि यहाँ पे बेरियम जो ऑक्साइड है वो दोनों तरह की रिएक्शन शो करता है, एसिड के साथ भी एज वेल एज बेस के साथ भी। एसिड के साथ जैसे बेरियम ऑक्साइड की आप HCl के साथ रिएक्शन करवाओ तो यहाँ पे बनेगा BeCl2 और साथ में आपका वाटर रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बेसिक नेचर शो कर रहा है यहाँ पे। जब आप एसिड की रिएक्शन करवाओगे तो कैसा नेचर शो किया इसने, बेसिक नेचर। और बेरियम ऑक्साइड की जब आप NaOH के साथ रिएक्शन करवाओगे तो फॉर्मेशन होगी आपकी सोडियम बायरेलेट, ये याद रखना, Na2BeO2 और आपका वाटर बाय प्रोडक्ट बाहर निकल जाएगा। क्लियर है सबको? इसका नाम क्या है, Na2BeO2 का सोडियम बायरेलेट, ये एसिडिक नेचर का होगा। ठीक है, ओवरऑल अब हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो बेसिक करेक्टर होता है ऑक्साइड का, फ्रॉम बेरियम टू बेरिलियम, वो क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जाता है। इसके पीछे रीजन क्या है, दूसरा रीजन अब ये निकल के आएगा कि यहाँ पे पोलराइजिंग पावर जो हो रही है वो डिक्रीज हो रही है जब हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं। और पोलराइजिंग पावर कम क्यों होती है, क्योंकि आयनिक साइज क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे इंक्रीज होता जा रहा है। ये बात समझ में आ गई सब बच्चों को? अब देखो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, जो ऑक्साइड्स हैं हमारे पास बेरिलियम के और मैग्नीशियम के, अब हम इनकी सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे। बेरिलियम और मैग्नीशियम के जो ऑक्साइड हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं बेटा वाटर में, पर जो रेस्ट ऑफ द ऑक्साइड्स हैं इन मेटल्स के, वो क्या है, वाटर के साथ रिएक्ट भी करते हैं और साथ में हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कैल्शियम ऑक्साइड ले लो, ठीक है, ये ऑक्साइड ले लिया हमने, और किसी बच्चे का माइक ऑन है वो ऑफ करो अपना, H2O के साथ रिएक्शन की तो उसने क्या बनाया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ठीक है, ये तो हमारे पास आ गया कि हमारे जो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट हैं, कौन को छोड़ के, बेरिलियम और मैग्नीशियम को, वो वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। अब ये जो इनसॉल्युबिलिटी बताई बेटा हमने बेरिलियम की और मैग्नीशियम की, इसके पीछे क्या रीजन हो जाएगा, जो बेरिलियम और मैग्नीशियम के ऑक्साइड हैं वो इनसॉल्युबल है वाटर में ड्यू टू देयर लार्ज लैटिस एनर्जी। ये चीजें आप नोट कर लो, ठीक है, एक नंबर का ही क्वेश्चन आएगा, एक एक नंबर के क्वेश्चन बहुत आते हैं एस और पी ब्लॉक से, तो हर एक चीज के पीछे छोटा सा ही रीजन होता है। क्या होगी, कोई चीज इनसॉल्युबल कब नहीं होती वाटर में, जब उसकी क्या होती है, लार्ज लैटिस एनर्जी होती है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब सेकंड हमारे पास क्या है बेटा, कॉम्बिनेशन विद हाइड्रोजन। कॉम्बिनेशन विद हाइड्रोजन जब होगा हमारे पास तो वहां पे फॉर्मेशन होती है किसकी, हाइड्राइड्स की। ठीक है, पीछे हम पढ़ चुके हैं ये चीजें।
तो हमारे पास क्या है, ऑल द एलिमेंट, एल्केलाइन अर्थ मेटल के सभी एलिमेंट एक्सेप्ट बेरिलियम, बेरिलियम को छोड़ के सब कंबाइन करते हैं हाइड्रोजन के साथ अपॉन हीटिंग, हीट आपको करना पड़ेगा यहाँ पे, और वो क्या बनाते हैं, आयनिक हाइड्राइड बनाते हैं। जैसे कैल्शियम की H2 के साथ रिएक्शन करवाओ और हीट करो इसको, तो आपको क्या देखने को मिलेगा बेटा, यहाँ पे कैल्शियम हाइड्राइड बन जाएगा। ठीक है, और ये कैसे होते हैं हाइड्राइड, आयनिक हाइड्राइड होते हैं। ठीक है, हाँ जी। अब ये कह रहा है कि यदि आपका बेरिलियम हाइड्राइड बनता भी है तो उसके लिए आपको कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी। बेरिलियम हाइड्राइड की यदि फॉर्मेशन आपको करनी है तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगी वो होती है बेरिलियम क्लोराइड और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के बीच में। क्या बोला मैंने, यदि आप BeCl2 लो और साथ में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, इनकी जब रिएक्शन होगी तो आपको किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, बेरियम हाइड्राइड की, साथ में LiCl लिथियम क्लोराइड और AlCl3। ठीक है, ये आपकी ये लेबोरेटरी प्रिपरेशन है बेटा बेरियम हाइड्राइड की। इन जनरल बेरिलियम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं करता। अब हमारे पास जो बेरिलियम हाइड्राइड है और जो मैग्नीशियम के हाइड्राइड होंगे वो तो होते हैं बेटा कोवलेंट नेचर के, और बाकी जो हमारे पास इस फैमिली के मेंबर्स बच गए वो सभी कैसे हाइड्राइड बनाते हैं, आयनिक हाइड्राइड बनाते हैं। ठीक है, हाँ जी। अब हमारे पास ये क्वेश्चन आता है पेपर में, एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, वैसे भी आता है। जो आपका कैल्शियम हाइड्राइड बना है बेटा उसको हम बोलते हैं, इसको एक स्पेशल नाम दिया हुआ है हाइड्रोलिथ। ठीक है, तो कई बार पेपर में ये आ जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोलिथ। हाइड्रोलिथ क्या है, कैल्शियम हाइड्राइड होता है। कैल्शियम हाइड्राइड की फॉर्मेशन यदि आपको करनी हो तो सिंपल आपको कैल्शियम की हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवानी है और हीट करना है उसको, तो आपको क्या मिल जाएगा, हाइड्रोलिथ। सीधा ये भी आ जाता है हाउ टू प्रिपेयर हाइड्रोलिथ, तो वो एक तरह से कैल्शियम हाइड्राइड की बात कर रहा है। समझ में आ गई सब बच्चों को। अब क्या है, अभी हमने ऊपर भी बात की थी कि अब ये जो हाइड्राइड है, कैल्शियम के हाइड्राइड जो हैं या फिर जो कैल्शियम है सिंपली वो भी क्या करते हैं, वाटर में सोल्यूबल होते हैं, और सोल्यूबल होके वो क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। पर जब हम हाइड्राइड्स की बात करेंगे, कैल्शियम के हाइड्राइड की, इसकी जब वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो बेटा एक तो आपका हाइड्रोक्साइड तो बनेगा ही बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, और यहाँ पे रिमूव क्या होती है, हाइड्रोजन गैस। साथ में ये ध्यान रखना, जब आप कैल्शियम का सिंपल सोल्युबिलिटी देखते हो वाटर में तो वहां पे तो सिर्फ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, पर जब आप कैल्शियम का हाइड्राइड लेते हो तो आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ साथ क्या मिलेगी, हाइड्रोजन गैस भी अवेलेबल होगी। समझ में आ गई सबको इतनी बात। हाँ जी, नेक्स्ट है अब हमारे पास एक्शन विद वाटर। एक्शन विद वाटर में हमें क्या फॉर्मेशन होती है, हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होती है। तो अभी हमने ऊपर देखो यही पढ़ा था, कैल्शियम की जब वाटर के साथ रिएक्शन होगी आपको हीट करवाना पड़ता है, तो आपको क्या मिलेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलते हैं। ठीक है, अब क्या है, जो मैग्नीशियम है, कैल्शियम तो सोल्यूबल हो जाता है वाटर में, पर यदि मैग्नीशियम की, बेरिलियम नहीं होता बिल्कुल भी, मैग्नीशियम जो है वो क्या है बेटा, वो आपका कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, पर वो डिकम्पोज हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ हॉट वाटर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैग्नीशियम वैसे तो क्या है, कोल्ड वाटर के साथ तो वो क्या करता है, रिएक्शन ही शो नहीं करता, रिएक्ट ही नहीं करता। यदि हम हॉट कर दे वाटर में तो वो क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अब हमारे पास बात आती है, जब आपकी हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन हो जाती है तो हाइड्रोक्साइड्स जब बनते हैं तो हम वहां पे किसकी स्टडी करते हैं, बेसिक नेचर की स्टडी करते हैं। तो बेसिक नेचर में अब हम क्या बोलेंगे, तुम लोग भी बताओ क्या बोलेंगे बेटा, टॉप टू बॉटम जब हम जा रहे हैं तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज क्यों होती है, जब कोई अपना OH इजीली दे देता है तो वो आपका बेसिक नेचर शो करता है। तो OH इजीली कौन दे देगा, जिसका साइज बड़ा है या छोटा है, जिसका साइज बड़ा है वो अपना OH इजीली दे देगा। तो हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज बढ़ जाता है, मतलब बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है। बॉन्ड जिसका लेंथ बढ़ जाएगी उस बॉन्ड को तोड़ना इजी होता है। ठीक है,
तो वो अपना OH दे देगा, तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ये बात समझ में आ गई सबको? अब हम बात करेंगे, अब ये जो हाइड्रोक्साइड होते हैं ये सोल्यूबल हैं, कुछ इनसोल्यूबल बताए हमने, तो इनके पीछे रीजन क्या होता है वो देखो। जो हाइड्रोक्साइड हैं बेटा अल्कली मेटल के, अल्कली के नहीं सॉरी, अल्कलाइन अर्थ मेटल के, वो लेस सोल्यूबल होते हैं एज कंपेयर टू अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड से। पहला पॉइंट क्या है कि यदि अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल की बात करें तो कौन ज्यादा सोल्यूबल है, अल्कली मेटल ज्यादा सोल्यूबल है, और अल्कलाइन अर्थ मेटल क्या है, लेस सोल्यूबल है। ठीक है। अब जो ये सोल्यूबिलिटी है हाइड्रोक्साइड की किसमें, वाटर में, वो इंक्रीज होती है विद इंक्रीजिंग द साइज ऑफ मेटल। अब हम बात कर रहे हैं इसी ग्रुप की, तो मैंने ये बात तुम्हें बता दी, सोल्यूबिलिटी भी किसके ऊपर डिपेंड करेगी, साइज के ऊपर। अब जो बेरियम हाइड्रोक्साइड है या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है वो ऑलमोस्ट इनसोल्यूबल होते हैं बेटा वाटर में। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो सेपरेंगली सोल्यूबल होता है। जो स्ट्रोंशियम और बेरियम है वो आपके इजीली सोल्यूबल हो जाते हैं वाटर में। इस ट्रेंड के पीछे रीजन क्या है, दिस ट्रेंड इज ड्यू टू इंक्रीज इन साइज ऑफ कैटायन। यहाँ पे क्या होता है, जब हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो जो कैटायन का साइज है वो बढ़ रहा है ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, उसकी वजह से क्या हो रही है, लैटिस एनर्जी जो हो रही है वो डिक्रीज हो रही है। लैटिस एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। साइज बढ़ने की वजह से लैटिस एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है। और ड्यू टू डिक्रीज इन लैटिस एनर्जी हाइड्रेशन एनर्जी बिकम मोर एंड मोर। हाइड्रेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो जो सोल्यूबिलिटी होती है हाइड्रोक्साइड की वाटर में वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। समझ में आ गई सबको, ये बात क्लियर हो गई? हाँ जी। फोर्थ पॉइंट जो है हमारा वो है एक्शन, एक्शन विद नाइट्रोजन। तो एक्शन विद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ आपके चाहे एल्कली ले लो चाहे अल्कलाइन अर्थ मेटल ले लो, नाइट्रोजन के साथ जब वो एक्शन दिखाते हैं या रिएक्शन शो करते हैं तो आपके क्या बनते हैं बेटा, नाइट्राइड्स बनते हैं। तो कैल्शियम की यदि आप नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन दिखाओगे तो कैल्शियम नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, Ca3N2, ये आपका क्या बन गया, कैल्शियम नाइट्राइड। अब जो कैल्शियम नाइट्राइड होते हैं वो फिर फर्दर क्या कर देते हैं, रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ और क्या करते हैं, हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन करेंगे और आपकी क्या निकलेगी, यहाँ पे अमोनिया गैस निकलेगी NH3। ठीक है बेटा, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारी फॉर्मेशन ऑफ हैलाइड्स केमिकल प्रॉपर्टी में। तो हमारे पास जो अल्कलाइन अर्थ मेटल हैं वो कंबाइन करते हैं हैलोजन के साथ एट हाई टेम्परेचर और क्या बनाते हैं, हैलाइड्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल हम यदि मेटल लें और उसकी हैलोजन हैलाइड्स के साथ रिएक्शन दिखाएं तो आपके क्या बन जाएंगे, MX2 टाइप के कॉम्प्लेक्सेस बनते जाएंगे। अब जो ये मेटल हैलाइड्स हैं इनको हम क्या कर सकते हैं, और तरीके से भी ऑब्टेन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यदि आप मेटल ऑक्साइड ले लो और उनकी हैलाइड्स के साथ रिएक्शन करवाओ तो भी आपको क्या मिल जाएंगे, मेटल हैलाइड्स मिल जाएंगे। ठीक है। अब हमारे पास क्या है, इनका कोवलेंट और आयनिक नेचर अब हमारे पास एक्सप्लेन कर सकते हैं। जब हैलाइड्स की फॉर्मेशन हो जाती है तो हम फिर क्या डिस्कस करते हैं, आयनिक नेचर और कोवलेंट नेचर। तो बेटा आयनिक नेचर और कोवलेंट नेचर में जो आपका बेरिलियम है और जो मैग्नीशियम है वो कैसे होते हैं, कोवलेंट नेचर के होते हैं। ठीक है। जो बेरिलियम है आपका वो उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। ठीक है। बेरिलियम हैलाइड्स जो होते हैं वो इनसोल्यूबल होते हैं वाटर में। ठीक है। अब हमारे पास जो बेरिलियम क्लोराइड है उसकी स्ट्रक्चर आ जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आती है। स्ट्रक्चर ऑफ बेरियम क्लोराइड इन सॉलिड स्टेट एंड स्ट्रक्चर ऑफ बेरियम क्लोराइड इन वेपर फेज, ये बात आती है। तो आपके पास BeCl2 एक तरह का क्या है, एल्कलाइन अर्थ मेटल हैलाइड है, बेरिलियम का हैलाइड है, BeCl2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब क्या है, जो क्लोरीन होते हैं बेटा उनके पास क्या होते हैं, एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसकी वजह से वो क्या करता है, पॉलीमेरिक चेन स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होगी इन सॉलिड स्टेट। क्या होगी, इन सॉलिड स्टेट वो क्या बनाएगा, इट हैज पॉलीमेरिक चेन स्ट्रक्चर
द चेन अराइजेस बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन क्लोरीन एटम। उसकी वजह से बनते हैं आपके, और वो क्या बनाते हैं, इंटरमोलिकुलर कोऑर्डिनेटिव कोवलेंट बॉन्ड बनाते जाते हैं। कौन? क्लोरीन। ठीक है, समझ में आ गया? इंटरमोलिकुलर कोऑर्डिनेटिव कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे। इस रीजन की वजह से बेरिलियम जो एटम है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा यहाँ पे, और sp3 हाइब्रिडाइज है तो टेट्राहेड्रली वो क्या होगा, सराउंडेड होगा बाय 4 क्लोरीन एटम। समझ में आ गया? है तो BeCl2, पर यहाँ पे आपको Cl2 की अटैचमेंट इस तरह से करनी है कि वो टेट्राहेड्रली अटैक करे, किसके ऊपर? बेरिलियम के ऊपर। ठीक है, तो आपकी ये जो सॉलिड स्टेट की जो स्ट्रक्चर्स दी हुई हैं, इसमें आपको देखने को भी मिल रहा होगा कि आपको इंटरमोलिकुलर कोऑर्डिनेटिव कोवलेंट बॉन्ड बन रहे हैं। यहाँ पे जो एरो वाले हैं वो आपके क्या है, कोऑर्डिनेटिव कोवलेंट बॉन्ड है। ठीक है, क्लोरीन आपका यहाँ पे क्या है, लोन पेयर अपने क्या किए हुए, कैरी किए हुए हैं। ठीक है, और ये एक पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर है बेटा, ये एक लीनियर चेन स्ट्रक्चर है। उसके बाद क्या है, दो तरह के स्ट्रक्चर्स दिखाई हुई, एक में आपके कोवलेंट बॉन्ड बनाए हुए हैं, दूसरे में आपके आउट द प्लेन, इन प्लेन, दोनों फॉर्म में दिखाया हुआ है। ठीक है, अब हमारे पास जो समझने की चीज है, आपको जो याद रखनी है वो क्या करनी है, जो यहाँ पे टेट्राहेड्रल प्लेन है एक दूसरे के एडजेसेंट, वो क्या है, 90 डिग्री पे है एक दूसरे के। और जो क्लोरीन बेरिलियम क्लोरीन बॉन्ड एंगल है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लोरीन बेरिलियम फिर क्लोरीन, फिर आपका ऐसे ही करेगा क्लोरीन बेरिलियम क्लोरीन, इस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। तो यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है वो 98 का होता है। 98 डिग्री का होने का मतलब, टेट्राहेड्रल वैसे तो कितने होते हैं, 109.28 एंगल होना चाहिए ना टेट्राहेड्रल का, तो पर इनका जो बॉन्ड एंगल है वो रिड्यूस होके कितना रह जाता है, 98। और ये जो रिड्यूस हुआ है आपका बॉन्ड एंगल, वही इसकी स्ट्रक्चर को क्या दे रहा है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? हाँ जी। अब वेपर फेज में जो है बेटा, वो आपको सिंपली क्या करना है, इसका वेपर फेज में बेरिलियम क्लोराइड एक तरह से डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा तो आपके बेरिलियम के साथ दो दो क्लोरीन आप जोड़ते जाओ। ठीक है, डाइमर बनाना है आपको। डाइमर फिर फर्दर क्या कर जाता है, चेंज हो जाता है किसमें, मोनोमर में। तो बेरिलियम के साथ आपके Be के साथ दो क्लोरीन अटैच हो जाएंगे। समझ में आ गया सबको? तो आप क्या बोलोगे, इन सॉलिड स्टेट बेरिलियम क्लोराइड जो है वो कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, और आपकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, 98 डिग्री का एंगल होता है। 98 डिग्री का एंगल होने की रीजन की वजह से ही यहाँ पे जो स्टेबिलिटी है इस स्ट्रक्चर की, वो क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। इसी वजह से ये एग्जिस्ट भी कर रहा है। दूसरी हम बात करेंगे इन वेपर फेज। वेपर फेज में बेरिलियम क्लोराइड जो होता है वो डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वो फिर फर्दर डिसोशिएट होके क्या बना लेता है, मोनोमर बनाता है एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो इन वेपर फेज द लीनियर बेरिलियम क्लोराइड मोलिक्यूल इन्वॉल्व sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगी आपकी, sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। ये बात समझ में आ गई सबको? हाँ जी। अब ये बताओ मुझे, नेक्स्ट आपके पास एनामलस बिहेवियर है बेरिलियम एंड मैग्नीशियम का, और डायगोनल रिलेशनशिप है। ये मैं आज ही करवाऊं आपको या नेक्स्ट क्लास में करवा दूं? छोटा सा ही टॉपिक है बेटा, क्योंकि हमें थोड़ा सा फास्ट चलना है। अभी देखो पीछे ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप लोग कंफ्यूज हो गए हो या कुछ भी, क्योंकि ये चीजें हमने पीछे पढ़ ली। ठीक है, तो करवा दूं? हाँ जी। देखो अब जो बेरिलियम है हमारा, वो क्या है, एनामलस बिहेवियर शो करता है। इसी तरह से जब हमने एल्कली मेटल पढ़े थे तो उसमें जो लिथियम था उसका एनामलस बिहेवियर था। तो आप ये बात सोच के रखो, जब आप ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की बात करते हो तो उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका एनामलस बिहेवियर ही रहता है हमेशा, क्योंकि वो अपनी अलग प्रॉपर्टी कैरी किए होते हैं, बाकी जो रेस्ट ऑफ द मेंबर बच जाते हैं इन फैमिलीज के। तो ये हमारे पास बेरिलियम का क्या रीजन होगा, हमारे पास फर्स्ट हमारे पास रीजन होगा, स्मॉल साइज होता है इसके एटम का या फिर इसके आयन का। इनकी आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, हाई होती है। फर्स्ट एलिमेंट की तो हाई होती है ना, स्मॉल साइज होता है तो। नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, ये चीज आपको दोनों में लिखनी है,
चाहे ग्रुप 1 की बात करो चाहे ग्रुप 2 की बात करो। अब हमारे पास आते हैं सम इम्पोर्टेंट डिफरेंस बिटवीन बेरिलियम और मैग्नीशियम। हम बात करेंगे फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट की कि उनमें क्या इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। तो बेरिलियम जो होता है वो हार्डर होता है किससे? मैग्नीशियम से। बेरिलियम का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है एज कंपेयर टू किसके? मैग्नीशियम के। बेरिलियम रिएक्ट नहीं करता वाटर के साथ, पर मैग्नीशियम क्या कर जाता है? वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। बेरिलियम जो है वो कंबाइन नहीं करता हाइड्राइड्स के साथ, पर मैग्नीशियम आपके हाइड्राइड्स बनाता है। बेरिलियम जो है वो कोवलेंट कंपाउंड बनाता है और जो मैग्नीशियम है वो आपके आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। बेरिलियम कार्बाइड जो है वो वाटर के साथ रिएक्शन करके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेरिलियम कार्बाइड जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो वो क्या बनाता है? बेरियम ऑक्साइड और मीथेन गैस निकलती है। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद जो मैग्नीशियम कार्बाइड है वो जब वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो वो आपके ऑक्साइड नहीं हाइड्रोक्साइड बनाएंगे और एसिटिलीन गैस निकलेगी बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। बेरिलियम कार्बाइड जो है वो वाटर के साथ रिएक्शन करके बेरियम ऑक्साइड और आपकी मीथेन गैस रिलीज होती है। मैग्नीशियम के जो कार्बाइड हैं वो वाटर के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है और साथ में एसिटिलीन गैस निकलती है। उसके बाद जो बेरियम ऑक्साइड है वो एम्फोटेरिक नेचर का होता है, मतलब एसिड्स के साथ भी रिएक्ट कर लेता है और बेस के साथ भी रिएक्ट कर लेता है। पर जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है वो क्या होता है? बेसिक नेचर का होता है। तो ये तो थे इनके पॉइंट ऑफ डिफरेंस, जो जो इनमें डिफरेंट पॉइंट हैं दोनों के। अब बात आती है हमारे पास डायगोनल सिमिलैरिटी ऑफ बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम। डायगोनल रिलेशनशिप बेरिलियम का किसके साथ है? एल्यूमिनियम के साथ है बेटा, ठीक है। ये बात भी आपको ध्यान होनी चाहिए कि जब आप डायगोनल रिलेशनशिप पढ़ रहे हो तो किसका किसके साथ है। तो बेरिलियम का किसके साथ है? एल्यूमिनियम के साथ है। अब आपके पेपर में ऐसे आ जाए कि डायगोनल जो सिमिलैरिटी होती है किसी भी एलिमेंट की, उनके पीछे रीजन क्या होते हैं कि वहां पे दो तरह की अपोजिंग फोर्सेस काम करने लग जाती हैं। फोर्सेस का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि कोई कोई हम फोर्स लगा रहे हैं, वहां पे मतलब दो प्रॉपर्टी एक साथ काम करती है, एक तो लेफ्ट टू राइट और एक टॉप टू बॉटम। तो डायगोनली जब हम उनका इफेक्ट देखते हैं तो वो उसको नलीफाई कर देता है। समझ में आ गया? समझ में आ गई ये बात? हाँ जी। तो हमारे पास डायगोनल सिमिलैरिटी में क्या होगा? जो बेरिलियम है और जो एल्यूमिनियम है वो दोनों कोवलेंट कंपाउंड बनाते हैं। बेरिलियम और जो एल्यूमिनियम है वो क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करते हैं। बेरियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो होते हैं वो एम्फोटेरिक के नेचर के होते हैं। तो एम्फोटेरिक नेचर के होंगे तो इनकी बेटा रिएक्शंस दिखाई हुई हैं। बेरियम ऑक्साइड की तो अभी हमने पढ़ ली, आप एल्यूमिनियम ऑक्साइड की HCl के साथ और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की NaOH के साथ रिएक्शन करवाओगे तो भी आपको क्या देखने को मिलेगा कि ये एम्फोटेरिक नेचर के हैं। तो आपको दो बातें ध्यान रखनी है, जब बेरियम की NaOH के साथ रिएक्शन होती है तो सोडियम बायरलेट बनता है, पर जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड NaOH के साथ रिएक्शन करता है तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनता है। ये आपका पेपर में नाम से आ जाता है कि हाउ टू प्रिपेयर सोडियम बायरलेट। तो आपको ये पता होना चाहिए बेरियम का ऑक्साइड जब NaOH के साथ रिएक्शन करेगा तो सोडियम बायरलेट बनेगा और आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब NaOH के साथ रिएक्शन करता है तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनता है, ठीक है। ये बातें ध्यान रखना, मैंने जिन जिन रिएक्शन के लिए बोला ना इंपॉर्टेंट है, उनको आप बुक लिए हुए हो तो उसको आप वो कर लो, मार्क कर लो, ठीक है। अब क्या है, ये जो मेटल होते हैं ये वीकली इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं, दोनों एल्यूमिनियम भी और बेरिलियम भी। जो बेरिलियम है और जो एल्यूमिनियम है वो फ्लोरो कॉम्प्लेक्स एनायन बनाते हैं। फ्लोरो कॉम्प्लेक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। फ्लोरो कॉम्प्लेक्स एनायन का मतलब क्या है कि बेरिलियम क्या बनाएगा? BeF4 2 नेगेटिव। इसी तरह से एल्यूमिनियम भी फ्लोरो कॉम्प्लेक्स एनायन बनाते हैं तो AlF6 3 नेगेटिव। ये चीजें ध्यान रखना, एल्यूमिनियम के ऊपर 3 नेगेटिव चार्ज आएगा और बेरिलियम के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। अब जो बेरिलियम होता है वो डिसॉल्व हो जाता है इन एल्कलीज और क्या देता है हमें? बायरलेट आयन। मतलब बायरलेट आयन क्या होते हैं? BeOH4 2 नेगेटिव। और जो एल्यूमिनियम है वो भी डिसॉल्व हो जाते हैं एल्कलीज में और हमें क्या देते हैं? AlOH6
3 नेगेटिव, मतलब जो एनायन उन्होंने कैरी किया हुआ था वो क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। उसके बाद क्या है, बेरिलियम क्लोराइड है या एल्यूमिनियम क्लोराइड है, उनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना बेटा, बेरिलियम और एल्यूमिनियम कैसी स्ट्रक्चर बनाते हैं, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्योंकि दोनों के पास क्या है, क्लोरीन है तो उनके पास लोन पेयर है, वो क्या बनाते जाते हैं, इंटरमोलिकुलर कोऑर्डिनेटिव बॉन्ड बनाते जाते हैं जो कि कोवलेंट नेचर के होते हैं। ठीक है, अब जो हैलाइड्स हैं बेरिलियम के और एल्यूमिनियम के, उनके पास जो सोल्युबिलिटी होती है वो दोनों की क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, समझ में आ गया सब बच्चों को? हाँ जी, तो आज के लिए इतना ही था।